एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाओ करे तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 6 का इतिहास। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो यूपी की नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, साथ में यूपी टेट का एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए ये जो भी सरकार की बुक्स चलती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी सीरीज में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो कि वो प्राचीन भारत है, पूरा इसमें प्राचीन भारत को कवर किया गया है। और आपको एक चीज और बता दें, ये जो इसका बुक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जो हमारा ये बुक है हमारा इतिहास और जो नागरिक जीवन, इसमें क्या है कि इतिहास को भी कवर किया गया है और नागरिक जीवन को भी, यानी आपके पॉलिटिक्स वाले सेक्शन को भी कवर किया गया है। तो अभी जो हमारा ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये अभी हम हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद से हम ये नागरिक शास्त्र को देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। सेकंड है पाषाण काल और थर्ड है नदी घाटी की सभ्यता देखेंगे, जितनी भी सभ्यता थी उस समय समकालीन, उसको देखेंगे। चौथा हमारा वैदिक काल आता है, वैदिक काल को देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में क्या हुआ था, उसके उस समय जो धार्मिक आंदोलन चल रहे थे उनके बारे में हम जानेंगे। फिर धार्मिक आंदोलन के बाद हम बढ़ेंगे जैसे जैसे महाजनपद कैसे बने, जैसे 16 महाजनपद है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। फिर हम उन महाजनपदों को देखेंगे कैसे महाजनपद बने, उनमें कौन सा शक्तिशाली था, और उन्हीं महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनता है जो मौर्य साम्राज्य का गठन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जो हमारा 8वां चैप्टर होगा वो होगा मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क, कैसे विदेशी भारत में आते हैं, कैसे उनके संबंध बनते हैं। फिर मौर्यों के बाद से एक आता है गुप्त काल आता है, फिर इसमें गुप्त काल को देखेंगे। फिर पुष्यभूति वंश को देखेंगे जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और जो 11वां चैप्टर होगा वो होगा राजपूत काल, ये 7वीं से 11वीं शताब्दी तक का देखेंगे। और जो हमारा 12वां चैप्टर होगा ये लास्ट चैप्टर होगा, इसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास जो 6ठी से 11वीं शताब्दी तक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला चैप्टर। तो देखिए पहला चैप्टर जो हमारा है कि कैसे पता करें कब क्या हुआ था। यानी अगर हम इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो इतिहास का मतलब ही क्या होता है, जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेना है कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो उस समय जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हो सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि उस टाइम पे क्या हो सकता है। तो परिवार की पुरानी बातें हम अपने दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। यानी पुरानी बातें जानने के लिए हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, या तो हमें समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी में देख लेते हैं क्या कैसे चल रहा है। सोचो अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले लोगों के रहन सहन के बारे में जाना हो तो हम क्या करेंगे। अब हजारों साल पहले हमें जानना है तो दादा दादी नानी नानी तो बता नहीं सकते हैं, ना ही हमें समाचार पत्र पत्रिका भी बता सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। इसी के बारे में ये बुक बताता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार यानी इतिहास का जो अध्ययन करता है उसे ही इतिहासकार कहा जाता है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों, जो उसको तथ्य मिलते हैं और साक्ष्य मिलते हैं, इसी के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहासकार यानी जो इतिहास का अध्ययन करता है वो जो भी पुराने तथ्य और साक्ष्य हैं उसी के आधार पर जानकारी दे रहा है। इतिहास क्या है? इतिहास की हमें परिभाषा दिया गया है, देख लीजिए। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। यानी इतिहास क्या है? एक साधन है किसको जानने का? जो की चीजें बीत चुकी है उनके बारे में जानने के लिए। तो कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन में विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तन जो वो छोड़ के चले गए, खिलौने जो वो बच्चे खेलते रहे होंगे, हथियार, कैसे हथियारों का वो यूज करते थे, औजार किस तरीके के थे, इन वस्तुओं के पुरातत्ववेत्ता यहाँ पे एक नया शब्द आया, पुरातत्ववेत्ता, जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। पुरातत्ववेत्ता क्या होते हैं? ये पुरानी चीजों को बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोई बर्तन है तो उस बर्तनों से हमें पता चलेगा कि वो कैसे बर्तन यूज करते थे, उनका कला किस प्रकार का था बर्तन पे बनाने का, कैसे खिलौने खेलते थे, खिलौने से क्या होगा हमें पता चलेगा वो कैसी चीजें उस समय यूज करते थे, क्या क्या चीजें, कैसे खिलौने वो बनाते थे, हथियार कैसे यूज करते थे, औजार क्या था। इस सारी चीजों से हमें उस समय के जो भी उनका जो समाज होगा, जो अर्थव्यवस्था होगी, जो उनका धर्म होगा, उन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांट के हम देखते हैं तो 3 भागों में। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है
उसे पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, उस नोट्स में इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि इतिहास को 3 भागों में हम बांट रहे हैं। जो पहला भाग है वो है पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा समय है जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, उनको लिखना उखना आता ही नहीं था। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो दूसरा है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हड़प्पा का तो लिखित साक्ष्य हमें पता चल रहा है, उनके पास लिपि है, वो लिखना जानते थे, बट हड़प्पा को आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं सके उनकी लिपि को। तो हड़प्पा किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी ऐतिहासिक काल में क्या हो रहा है? जो भी वो लिखना जान रहे हैं, जो सामग्री मिली है उसको हम पढ़ सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं कि उन्हें लिखना आ रहा है, उसको हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। किस पे लिखता था? ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभ, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। तो ताड़पत्र क्या होता है? ताड़पत्र यानी ताड़ के चौड़े पत्ते होते हैं, उस पे लिखते थे। या भोजपत्र, एक भुज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल पे निकाल करके उसको लुगदी उगदी बना करके उस पे लिखते थे। ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे के पतले एवं जो चपटे टुकड़े होते हैं उनपे वो लोग किसी तरीके से उसको आहत करके लिखते थे। स्तंभ लेख क्या होता है? ये पत्थर के खंभों पर लिखे जाते थे, उसको छीनी हथौड़ी से काट काट के वो लोग लिखते रहे होंगे। शिला लेख क्या है? पत्थर की चट्टानों पर ये लिखे लेख होते हैं। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तात्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत साधन इस प्रकार है। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? अभिलेख आता है। यह अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है। ये देखिए जो नीचे ये दिया गया है, आप इसको देख रहे हैं ना, ये देखिए ये जो है ये रुम्मनदेही का अभिलेख है। ये जो भी देखिए जिस भाषा में लिखा होगा दिख रहा है आपको, यह जो अभिलेख है ये रुम्मनदेही का अंश है, जो लुम्बिनी कहाँ से मिला है? लुम्बिनी के नेपाल से प्राप्त हुआ है। तो आपको देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अशोक का जो रुम्मनदेही का अभिलेख है, क्वेश्चन बन सकता है यहीं से, वो कहाँ से मिला है? तो वो लुम्बिनी नेपाल से मिला हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यानी जो कर होगा, जो भी उपज होगी कृषि में, उसका 8वां भाग जो है वो राजा क्या करेगा? कर के रूप में अपने पास रख लेगा। अशोक के अभिलेख पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। आइए कुछ और अक्षर को पहचानते, जैसे ब्रह्मी लिपि में देखिए लिखा है, देवनागरी लिपि में अभिलेखों से इनको देखिए, जैसे ये ब्रह्मी लिपि में है, इसी चीज को दे को इस तरीके से लिखा है ब्रह्मी लिपि में। ये देवनागरी लिपि है, इसको ऐसे लिखा है, गा को ऐसे लिखा है, इसको देख लीजिए। चलिए अब हम इसमें देखते हैं सिक्के और मुहरे। सिक्कों से तात्कालिक शासक का नाम, सिक्कों पे क्या होता है? जो भी सिक्का छपेगा उस पर शासक का नाम लिखा जाएगा, तो उस समय के हमें शासक का नाम पता चलेगा, उसका समय पता चलता है, क्यों किस समय था, उसके सिक्के की बनावट से उस समय की कला और धातु के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्का किस चीज का बना है? सोने का बना है, चांदी का बना है, तांबे का बना है, शीशे का बना है। तो हमें इससे पता चलेगा कि उस समय कौन सी धातु प्रयोग में आ रही थी, कौन सा शासक शासन कर रहा था, उसका समय काल क्या था, उस समय क्या कला चल रही थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। देखिए यहाँ पे एक सिक्का बना हुआ है, यहाँ पे एक राजा जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है। किसका है? ये गुप्त शासक कुमार गुप्त का है, कुमार गुप्त प्रथम है, इनको घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए ये हड़प्पाकालीन मुहर है, ये मुहर जो आपको दिख रही है, हड़प्पाकालीन मुहर मेसोपोटामिया से मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा की मुहर वो मिल रही है मेसोपोटामिया से। इससे ज्ञात होता है कि जो हड़प्पा वासियों का व्यापार था वो कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से होता रहा होगा, तभी यहाँ की मुहर वहां मिल रही है। धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पाकालीन नगर, यहाँ से क्या क्या मिला? इंपॉर्टेंट है, हड़प्पाकालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। सारनाथ का स्तूप, ये जो सारनाथ है कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में है। इस स्तूप को ये धमेक स्तूप भी कहते हैं। किसने करवाया था? मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। हमने पुरातात्विक स्रोत देखा था, अब हम ये था पुरातात्विक स्रोत, अब ये है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे चीजों को लिख करके प्राप्त हो रही है जानकारी।
देखिए जैसे यहाँ पे पुस्तक का नाम, जैसे धार्मिक साहित्य क्या है, धार्मिक साहित्य में एक तो धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद आता है, रामायण महाभारत जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं आती हैं। तो यहाँ पे लेखक का नाम, यहाँ पे काल का विवरण है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो जो वेद है उसके लेखक का नाम नहीं पता है, लेकिन वेदों से हमें किसकी जानकारी मिल रही है, तो आर्यों के संबंध में जानकारी मिल रही है। रामायण और महाभारत ये वाल्मीकि वेद व्यास ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने लिखा है, तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। ये महाकाव्यकालीन समाज के विषय में हमें बताता है। और जो जैन एवं बौद्ध साहित्य है या जातक कथा है, उससे किससे जानकारी मिल रही है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में ये हमें बताते हैं। और एक है हमारा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में क्या आता है, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, यानी ऐसी बुकें जो किसी लेखक ने लिखी हो, जो किसी मतलब जो उस समय की जो बहुत बड़े विद्वान रहे होंगे उन्होंने लिखा है। तो जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, तो कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते थे। इस बुक से जो मौर्यकालीन समाज है वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी को किसने लिखा है, तो कल्हड़ ने लिखा है, और इससे हमें कश्मीर के 11वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इंडिका। इंडिका को किसने लिखा है, तो पूछेगा तो मेगास्थनीज ने लिखा है। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक हमें मेगास्थनीज से, जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, उससे मिल रही है। तो मेगास्थनीज क्या था, एक यूनानी राजदूत था, याद रखिएगा, यूनान का था, ऐसा नहीं दे दिया कि फ्रांसीसी था, तो आप याद रखिएगा ये यूनानी राजदूत था। यात्रा विवरण, जैसे फाहियान आया है, भारत में यात्रा करने आता है, यहाँ पे पढ़ने आता है, तो ये चीनी यात्री है फाहियान, याद रखिएगा। और ये कब आया था, तो ये गुप्त काल में आया हुआ था। और जैसे हुएनसांग आया हुआ था, ये कब आया था, ये भी चीनी यात्री है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। क्योंकि विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से भी इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी हमें पुरातात्विक, साहित्यिक स्रोत और जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं उनसे हमें जानकारी मिल रही है। इतिहास क्या, इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। यानी जो भी चीजें इन्हें जानकारी में मिलता है इसी से बताते हैं उस समय कृषि कैसी चल रही थी, उनका पशुपालन कैसा कर रहे थे, कामगार क्या था, क्या वो काम धंधे अपनाते थे, कैसा शिल्प करते थे, कैसे किन किन चीजों का व्यापार करते थे, किन किन चीजों को आयात करते थे, किसी चीजों को निर्यात करते थे, नाप तौल की क्या प्रणाली थी, लेन देन कैसे करते थे, रुपया था कि नहीं था, या वस्तु विनिमय था, या फिर वो सिक्के बन चुके थे उसके आधार पे वो लेन देन करते थे। इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन इत्यादि जो भी त्योहार मेले थे, सारे की चीजों की जानकारी मिलती है। तो इस आधार पर हम सामाजिक जीवन तथा राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक की स्थिति हम बता सकते हैं। इस प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ, परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनका समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। यानी इतिहास हमें पुरानी चीजों को तो बताता भी है, साथ में हमें वो भी बताता है कि अभी वर्तमान समय में हम कैसे शांति बनाए रख सकते हैं, कैसे मेलजोल को बढ़ा सकते हैं। कौन पहले कौन बाद में, चलिए देखते हैं कौन सी चीजें पहले मिलती हैं, कौन सी चीजें बाद में मिलती हैं। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन बाद के हैं। इस चित्र को देखिए, चित्र यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यानी जो सबसे नीचे वाला स्तर है ये सबसे पुराना होगा, और जो ये सबसे पहला स्तर है ये क्या होगा, सबसे नया होगा। क्योंकि जो चीजें पहले थी वो दबती चली गई तो नीचे चली गई, और जो चीजें बाद की हैं वो सबसे ऊपर है। तो किसी भी पुरास्थल में कई वस्तुओं के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। जैसे टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी घरों के आसपास क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उससे सबसे निचला स्तर क्या होता है, सबसे पुराना होता है, और जो सबसे बाद का होता है वो सबसे नया होता है। इतिहास में तिथियां, इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व लिखी होती है और कुछ ईस्वी में लिखी होती हैं। ईसा पूर्व का क्या तात्पर्य है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के माना जाता है। इसको इंग्लिश में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट भी हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार जो ईसी होते हैं उसको अंग्रेजी में एडी बोलते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जो जन्म वर्ष है उसके बाद। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख जो होता है वो कोई धातु या कोई कठोर सतह, उसी पे क्या होता है उसको लिखे जाते हैं, वही अभिलेख होते हैं। स्तूप क्या होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला।
प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में एक डिब्बा होता है, उसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के जो शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे दांत, हड्डी, राख, माला, जो कुछ भी चीजें होती है उनकी, जो वो प्रयोग में लाते थे, उन्हीं सामग्री को और पत्थर या सिक्कों में रख देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्तूप। और उसी के ऊपर एक टीला बना देते हैं। पुरास्थल क्या है? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरास्थल या जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरास्थल, यानी पुराने स्थल। और भी जानिए महाभारत। इसको महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो वो महाभारत है। लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा संग्रहालय विश्व का कौन सा है, तो वो है ब्रिटिश म्यूजियम। ये कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। शब्दावली देख लेते हैं। संग्रहालय मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे पुरानी वस्तुओं को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसे ही संग्रहालय, यानी संग्रह करके इकट्ठा करके वहां पे रखना। धर्मेत्तर साहित्य क्या होता है? धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ को धर्मेत्तर साहित्य कहते थे। ऊपर हमने आपको पढ़ा दिया धर्मेत्तर साहित्य कौन सा था। एक तो आपका अर्थशास्त्र था, और क्या था? राष्ट्ररंगिणी थी। तो आप बताइए, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र को किसने लिखा, राष्ट्ररंगिणी को किसने लिखा। तो इसी के बाद हमारा चैप्टर जो है ये पहला ये खत्म होता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हम आपको एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।